अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी हमारे सेशन हैं उन सबके आपको जो है वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उनको सबसे पहले देख पाए। इसके लिए जो है वो आप ऑल सेलेक्ट करते हुए जो है वो बेल आइकन भी जो है वो दबा दीजिएगा। तो आज हमारा चैप्टर नंबर है 5। इससे पहले हम 4 चैप्टर कर चुके हैं पूर्ण। 5वां चैप्टर है आजादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप कैसा था। कैसा स्वरूप था आजादी से पूर्व? आजादी से पूर्व राजस्थान के स्वरूप की आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। जैसा पुस्तक में लिखा है मैंने वैसा का वैसा आपके सामने रखा है, बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए, बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए। बीटेक के लिए, बीटेक के बाद बीएड की है, लेवल 2 में भर सकते हैं क्या? बीएड आपने की है, बिल्कुल भर सकते हैं आप। बीएड जिसने की है ग्रेजुएशन के बाद वो बिल्कुल भर सकता है। L1 में नहीं, सॉरी L2 में भर सकता है। रविवार का दिन था, ये चीजें आपके काम की तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। रविवार का दिन था, दिशा अपनी मां के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले को देखा और वहां पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने मां से प्रश्न किया कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। बालिका है, अपने गांव के अंदर, गांव का जो किला था वहां पर कई लोगों को इकट्ठा हुआ देखा जो वहां पर उस किले को देख रहे थे और वहां पर फोटो खींच रहे थे, सेल्फी खींच रहे थे। तो मां से पूछा, क्या पूछा कि ये कौन लोग हैं और यहां क्या कर रहे हैं। मां ने बताया कि ये पर्यटक हैं। क्या है ये भैया? पर्यटक हैं। रीट में करंट अफेयर नहीं आता है। दिशा ने वापस प्रश्न किया कि इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं। इस किले में, इस दुर्ग में ऐसा क्या है जो ये पर्यटक देखने आए हैं। तो मां ने बताया कि किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहां रहते हैं। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक थे। पहले जब राजा महाराजाओं का समय था, जब राजतंत्र था गणतंत्र की जगह, तब जागीरदार ही गांव का मालिक होता था। मेन एग्जाम में आएगा बिल्कुल। जागीरदार ही जो है वो गांव का मालिक होता था, प्रशासक होता था और इसके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा मां से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया। उनके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते हैं, ये अब कहां गए। अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। आजादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासत के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। कैसा फीलिंग आ रहा है? जैसे कि आप कक्षा 6 के छात्र हैं, ऐसा ही फीलिंग आ रहा होगा।
आज सारी चीजें, क्योंकि चैप्टर छोटा था तो सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर ली है जैसा चैप्टर है, वरना वैसे तो मैं हर चैप्टर में करता ही हूं, लेकिन कई चैप्टर में ये जैसे जो बेसिक चीजें होती है जहां से चैप्टर की शुरुआत होती है वो मैं स्किप कर देता हूं। ठीक है, लेकिन आज छोटा चैप्टर था तो हमने सोचा कि चलो सब कुछ शामिल करते हैं और आपको फील करवाते हैं एक बार फिर से कक्षा 6 के छात्रों के रूप में, फिर से एक बार कक्षा 6 के छात्रों के रूप में आपकी फीलिंग करवाते हैं और आपको अनुभव कराते हैं कि आज अगर आप कक्षा 6 में होते तो ऐसे ही पढ़ते, और वास्तव में मजा आता है ऐसे पढ़ने में भी। देखिए, शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र, जो शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था वो राजा होता था। जैसे आज सर्वोच्च केंद्र क्या है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। आज भारत की शासन सत्ता का सर्वोच्च केंद्र कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है। राजस्थान राज्य की सत्ता का सर्वोच्च केंद्र कौन है? मुख्यमंत्री है। उस प्रकार उसी समय जब राजतंत्र था उस समय भी जो है वो राजा सबसे बड़ा शासक और शक्ति का केंद्र होता था। शासक का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौर, कछुआ, चौहान आदि वंश शब्द था यहाँ पर, आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग जो है वो सबकी कैसी थी? एक समान ही थी। विभिन्न रियासतों में शासक संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, पक्षी, खजांची और परगना अधिकारी होते थे। यानी उस स्थान का शासन संचालन करने के लिए, जैसे आज भी तो शासन संचालन करने के लिए अलग अलग जो है वो अधिकारी वर्ग होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, है ना, अलग अलग तरीके के जो है वो अधिकारी होते हैं। ठीक उस समय भी जो है वो अलग अलग कैटेगरी के जो है वो अधिकारी होते थे जो कि शासन का संचालन करने में जो है वो राजा की क्या करते थे? सहायता करते थे। ठीक इसी प्रकार यहां आज वर्तमान स्वरूप में भी हमें देखने को मिलता है। आइए और आगे देखते हैं। राजा की बात करेंगे सबसे पहले। राजा की बात करते हैं। राजा जो होता था आप सब जानते हैं कि सत्ता का सबसे प्रमुख राजा ही होता था। पूरी सत्ता राजा के इशारे पर संचालित होती थी। राजा जो है वो सर्वोच्च होता था। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करता था। इसके बाद मंत्री होते थे। राजा के बाद कौन होता था? मंत्री। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। जो मोस्ट मंत्री होते थे, जैसे आज जो है वो मान लेते हैं हम कि पीएम जो है हमारे वो है राजा। ठीक है, राजा है वो, और इस राजा की सहायता करने के लिए मंत्री है। और इन मंत्रियों को दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो जो मुख्यमंत्री हो, जो कैबिनेट मंत्री है ना, आज इसे क्या कहते हैं हम? कैबिनेट मंत्री कहते हैं। जिसे आज हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, उस समय उनको दीवान कहा जाता था। राजा जो था वो कुछ ऐसे मंत्री, वैसे उसके पास बहुत सारे मंत्री होते थे, लेकिन उन बहुत सारे मंत्रियों में भी कुछ 10-15 मंत्री ऐसे होते थे जो राजा के ज्यादा नजदीक होते थे। राजा के कार्य जो है वो इन मंत्रियों के सहयोग से भी होते थे। जैसे राजस्थान में टोटल 200 विधायक हैं। अशोक गहलोत जी के पास बहुत सारे मंत्री है, लेकिन उनमें से 10-15 लोगों की एक कमेटी बनाकर उसे कैबिनेट मंत्री कहा गया।
कहा गया कि नहीं कहा गया? और राजा यानी आज अशोक गहलोत जी अगर कोई फैसला लेते हैं या प्रधानमंत्री कोई फैसला लेते हैं तो वो इन कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग से ही लेते हैं। तो राजा समय समय पर इनसे जो है मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते हैं। इसके बाद एक अधिकारी होता है जो बख्शी कहलाता है। सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसके पास होती है? बख्शी के पास होती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बख्शी का प्रमुख कार्य क्या था? सेना की व्यवस्था का संचालन करना, वेतन देना। इसके बाद खजांची, कौन आता है इसके बाद? खजांची आता है। खजांची के नाम से ही आप देख रहे हो, जिसके पास हो खजाना वो ही तो है खजांची, जिसके पास हो खजाना वही तो है खजांची, है कि नहीं है? है ना? तो आमदनी और खर्च का हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का क्या था? प्रमुख कार्य था। इसके बाद आता है परगना। क्या आता है? परगना आता है। परगना अधिकारी राज्य परगनों में विभाजित थे। राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। ठीक है, जैसे आज हमारा राज्य जो है राजस्थान, वो किस में बंटा हुआ है? संभाग में बंटा हुआ है, संभाग और जिलों में बचा हुआ है ना? उस टाइम जो है वो परगना होता था, परगना। और राज्य परगनों में विभाजित होता था और इन परगनों के अंदर शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती थी? इस परगना के अधिकारी की। गांव जो होता था, ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई था। ग्राम जो था वो राज्य की सबसे छोटी इकाई था। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायत करती थी। आज भी ग्राम का प्रशासन कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबाते हुए शेयर जरूर कर दे इस सेशन को। इसके बाद आता है जागीरदारी व्यवस्था। क्या आती है? जागीरदारी व्यवस्था। ये क्या थी? देखिए, एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदार के मध्य की व्यवस्था है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा और जागीरदार के मध्य संबंध जो था वो कैसा होता था? राजा और जागीरदार के मध्य कैसा संबंध होता था? तो ये होता था कैसा? भाईचारे का। भाईचारे का। जनरली मान लीजिए, मैं आपको और बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये राजा है और इस राजा के दो बेटे हैं, एक है बड़ा बेटा और एक है छोटा बेटा। अब राजा की मृत्यु के बाद एक ऐसा सिस्टम था कि बड़ा बेटा तो क्या बन जाता था? राजा बन जाता था और छोटा बेटा जो है वो जागीरदार बनता था। क्या बनता था? जागीरदार। तो इसलिए राजा और जागीरदार आपस में क्या होते थे? भाई होते थे। यानी आपस में जो संबंध होता था इनका वो भाईचारे का होता था। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में और मुगलों के शासनकाल में यह संबंध जो है वो नौकर और राजा के जैसा हो गया, सेवक और राजा के जैसा हो गया। तो इससे पहले क्या था? मुगलों से पहले क्या था? ये भाईचारे का संबंध था। कैसा संबंध था? भाईचारे का संबंध था।
स्वाति जी, इस पीडीएफ का आप प्रिंट ना निकालें। ये पीडीएफ केवल आपको इसलिए दी जा रही है ताकि इनको देखकर आप जो है वो नोट्स बना सकें। प्रिंट निकालने के लिए मैं आपको अलग से पीडीएफ दूंगा जो A4 साइज में होगी और जिनके प्रिंट भी आसानी से निकल जाएंगे। ये जो पीडीएफ है ये तो बड़ी पीडीएफ है, इनके तो प्रिंट निकालना ही मत, बिल्कुल मत निकालना। ये सबसे निवेदन है मेरा कि अभी जो मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पीडीएफ दे रहा हूं ये प्रिंट वाली पीडीएफ नहीं है। प्रिंट की पीडीएफ आपको अलग से दी जाएगी, जैसे हमने 2021 रीट में दी थी आपको, जो बिल्कुल A4 साइज की होगी और बैकग्राउंड व्हाइट होगा उसका। ठीक है, देखिए, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता। राजा अपने छोटे भाइयों की जीवन यापन के लिए उन्हें भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा, उसका शासन संचालन और बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीर प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिखर ने शिक्षक से पूछा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, यानी जागीरदार व्यवस्था का प्रारंभ कब से होता है। गुरुजी थे तो माने आ बताओ का जागीरदार व्यवस्था शुरू कदू शुरू हुई। तो क्या कहते हैं अध्यापक जी? अध्यापक जी ने कहा कि मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूं। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में तो अब तक कोई निश्चित मत नहीं है। भाई निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते कि तब हुआ था, कोई डेट नहीं है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल में प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उसकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की थी। जागीर व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है? तो राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के मध्य स्वामी और सेवक के संबंध नहीं होते थे, याद रखना ये बात, बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित संबंध होते थे। मध्यकालीन जागीरदार व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता जो है कम हो गई। जब से राजपूतों का मुगलों से संबंध स्थापित हुआ, तब से जागीरदारों का जो महत्व है वो कम होता गया। फिर आगे अंग्रेजों के शासनकाल में बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। उमा शंकर जी कैसे हैं आप? धौलपुर से बहुत बहुत स्वागत। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। देखिए, मुगलों से संधि होने के बाद अब लड़ाइयां बंद हो गई। शासक खुद मुगलों के अधीन बन गए, यानी एक तरीके से जो राजा थे वो खुद जागीरदार बन गए। किनके? मुगलों के। इनडायरेक्टली राजा जो है वो मुगलों के जागीरदार बन गए। गुलाब मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस परिवार में, और आप भी इस परिवार के ही सदस्य हैं, तो परिवार में धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती है मेरे भाई। आप तो पढ़िए और सिलेक्शन के बाद हमें बताएं कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसे व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के
समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित जो है वो कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीरदारी पट्टे में किया है। पहले तो क्या होता था कि जागीरदार जो था वो युद्ध के समय एक सेना लेके आता था और राजा का सहयोग करता था, लेकिन जब से मुगलों के साथ संधियां होने लगी शासकों की, तब से युद्ध तो वैसे ही बंद हो गए। तो अब क्या किया, राजा ने जागीरदारों को अपना सेवक समझने लगे और उनको कहा कि भैया तुम हमें जो है वो टैक्स दो, कर दो, सेवा जो है वो अब आपको हमारी करनी पड़ेगी और आपको कर देना पड़ेगा। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। अध्यापक ने साथ साथ में ही अंग्रेजों के समय के शासन व्यवस्था को भी समझाया। अंग्रेजों का शासन अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। जब से अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो भारत दो भागों में बट गया। एक तो जहां पहला स्थान तो वो हो गया ब्रिटिश भारत का और दूसरा हो गया रियासती भारत का। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। ठीक है, जो ब्रिटिश भारत था उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश थे कई और 11 प्रांत थे। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति अपना उत्तरदायित्व रखते थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर दिए गए और भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। जो राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा था वो केंद्र शासित बना दिया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीति विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। किसको? अजमेर मेरवाड़ा को। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र पर सभी कानून संघीय राज कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे। भाई आज भी जो क्षेत्र हमारा केंद्र शासित प्रदेश होता है, जो क्षेत्र हमारा केंद्र शासित होता है, उस पर किसके रूल लगते हैं? किसके रूल लगते हैं? केंद्र सरकार के रूल लगते हैं। तो उस टाइम में अजमेर मेरवाड़ा पर भी किसके रूल लग रहे थे? केंद्र सरकार के ही रूल लग रहे थे। देश की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बन गए। और यह चैप्टर आपका